Good evening to all of you and welcome back to the session of current affairs. And in this session, I am going to discuss some of the article of the Hindu newspaper that are very much important for our UPSC CSC examination and other PCS examinations. So without wasting our time, coming to the session. So in this article there is in this session there is 4 article that is related to cyclone Montha, that is paper 1, GS paper 1 geography. US is doing a trade deal with India China high level military talks on LAC and hurricane Melissa. ये चारों टॉपिक को हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे. सो कमिंग टू द फर्स्ट टॉपिक. सो अभी इंडिया में ट्रॉपिकल साइक्लोन का असर देखा जा रहा है, लगभग हर जगह बारिश हो रहा है ना. तो वो कौन सा साइक्लोन है? दैट इज कॉल्ड साइक्लोन मोंथा. उसका इफेक्ट है जो लगभग इंटायर इंडिया को कवर किए हुए है विद रेनफॉल. सो उससे दोनों रिलेटेड है. साइक्लोन मोंथा लिव्स 2 डेड फ्लैटेंस क्रॉप इन आंध्र प्रदेश एंड सेकेंड इज हाउ डू साइक्लोन फॉर्म एंड हाउ आर दे मेजर्ड. ये आर्टिकल जो है हम लोग के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ये आर्टिकल सेकंड वाला है ना. तो सबसे पहले सेकंड वाला से डील करते हैं. तो साइक्लोन है क्या? हम लोग ज्योग्राफी पढ़ते हैं साइक्लोन और साइक्लोन के बारे में, लेकिन साइक्लोन न्यूज में है तो उसको हम लोग फिर से पढ़ेंगे एक बार. उससे क्या होगा, हम लोग का रिविजन भी होगा. तो रैपिड इनवर्ड एयर सर्कुलेशन अराउंड ए लो प्रेशर एरिया. The air circulates in a anti-clockwise direction in the northern hemisphere and clockwise in the southern hemisphere. ये साइक्लोन का डिफिनीशन है. और उसको एनर्जी कहाँ मिलता है? तो द एनर्जी डिराइव्स डिस्ट्रक्टिव विंड्स, टोरेंशियल रेन्स एंड स्टॉर्म सर्जेज. तो ये साइक्लोन को हर एक जगह पे अलग अलग नाम से जानते हैं. जैसे कि हरिकेन्स बोला जाता है इन अटलांटिक एंड ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन, टाइफून्स बोला जाता है वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन एंड साइक्लोन बोला जाता है इंडियन ओशियन एंड साउथ पैसिफिक ओशियन. इसको हम लोग यहाँ से देख सकते हैं. ये जितना भी अमेरिका वाला एरिया है, साउथ अमेरिका एंड नॉर्थ अमेरिका वाला एरिया है, वहाँ पे यदि साइक्लोन आता है तो सेम साइक्लोन को बोलते हैं हरिकेन, है ना. मीन्स ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन और पूरा अटलांटिक ओशियन में यदि आता है तो उसको बोलते हैं हरिकेन. इंडियन ओशियन और वेस्टर्न मीन्स साउथ वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन में यदि साइक्लोन आता है उसको बोलते हैं साइक्लोन, और चाइना वाला रीजन में यदि आता है उसको बोलते हैं टाइफून्स. ठीक, चलो. तो साइक्लोन का फॉर्मेशन कैसे होता है? तो सबसे पहले इनिशियल स्टेज डेवलप होता है. कैसे? जब वहां पे लो प्रेशर जोन डेवलप होगा. कहां पे? सी सरफेस में. तो इट बिगिंस इज एन एरिया ऑफ लो प्रेशर ऑफन लिंक्ड टू क्लस्टर्स ऑफ थंडरस्टॉर्म ओवर ट्रॉपिकल ओशियंस. For this disturbance to evolve into a cyclone, specific atmospheric and oceanic condition must align. बोल रहा है कि ये साइक्लोन डेवलप होने के लिए एक पहले प्री एग्जिस्टिंग लो प्रेशर जोन होना चाहिए, प्री एग्जिस्टिंग. फिर वो लो प्रेशर जोन जो है धीरे धीरे इंटेंसिफाई होगा, और वो इंटेंसिफाई होने के लिए क्या होगा? स्पेसिफिक एटमॉस्फेरिक एंड ओशियनिक कंडीशन होना चाहिए. तो कौन कौन सा कंडीशन होना चाहिए वो हम देखते हैं. तो सबसे पहले वार्म सी सरफेस टेम्परेचर. मीन्स सी सरफेस टेम्परेचर जो है वो पहले से वार्म होना चाहिए. वार्म रहेगा तभी वहां पे लो प्रेशर बेल्ट बनेगा. कितना वार्म होगा? तो अबाउट 26.5 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर होना चाहिए या इतना होना चाहिए. एंड एक्सटेंड टू ए डेप्थ ऑफ एटलीस्ट 50 मीटर. मीन्स सी में इतना टेम्परेचर मोर देन 26 डिग्री टेम्परेचर अप टू द डेप्थ ऑफ 50 मीटर तक मेंटेन होना चाहिए. एंड वार्म वाटर एक्ट एज एनर्जी सोर्स फॉर द साइक्लोन. और ये जो वार्म वाटर है जो लगभग 27 डिग्री के आसपास है, 27, 28, 29 डिग्री के आसपास है, ये क्या करेगा? एनर्जी सप्लाई करेगा किसको? साइक्लोन को. फिर क्या होगा? मॉइस्चर एंड कन्वेक्शन. वार्म मॉइस्ट एयर नियर द ओशन सरफेस राइजेज एंड कूल्स. अब क्या होगा? क्योंकि वहां पे टेम्परेचर ज्यादा है तो वार्म एयर क्या होगा? राइज करेगा, है ना, विद मॉइस्चर. फिर ऊपर जाकर क्या होगा? कूल होगा. जब एटमॉस्फेयर में कूलिंग होगा तो क्या होगा? कंडेंस होगा, और कंडेंस होगा तो फिर वो लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन रिलीज करेगा, है ना. यही साइकिल चलता रहेगा. तो इट कंडेंसेस टू फॉर्म क्लाउड्स रिलीजिंग लेटेंट हीट, है ना. जैसे ही क्लाउड का फॉर्मेशन होगा कंडेंस होकर तो लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन रिलीज करेगा.
द रिलीज हीट वार्म्स द सराउंडिंग्स एयर काउजिंग इट टू राइज फर्दर। और वो जो लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन जो रिलीज करेगा उस हीट को, वो हीट क्या करेगा, फिर से सराउंडिंग को वार्म करेगा, और जब सराउंडिंग को वार्म करेगा तो फिर से वो साइकिल जनरेट होता है ना, स्टार्ट हो, इंटेंसिफाई होना स्टार्ट होगा। दिस सेट्स अप ए सेल्फ सस्टेनिंग कन्वेक्शन साइकिल, है ना। कन्वेक्शन साइकिल जनरेट करेगा जो सेल्फ सस्टेनिंग रहेगा, उसको और एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी। पुलिंग इन ए मोर मॉइस्ट एयर एंड इंटेंसिफाइंग द सिस्टम। और धीरे धीरे क्या होगा, मॉइस्ट एयर को और पुल करेगा अपने और, जितना ज़्यादा मॉइस्ट एयर आएगा फिर से वो कंडेंस होगा, फिर लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन रिलीज करेगा, फिर मॉइस्ट एयर आएगा, और ये साइकिल चलता रहेगा और धीरे धीरे सिस्टम क्या होगा, इंटेंसिफाई होता जाएगा। और क्या है कंडीशन, तो एटमॉस्फेरिक इनस्टेबिलिटी, द एटमॉस्फेयर मस्ट बी अनस्टेबल अलाउइंग राइजिंग एयर टू कंटिन्यू असेंडिंग रेदर देन सिंकिंग बैक डाउन। बोल रहा है कि एटमॉस्फेयर जो है इनस्टेबल होना चाहिए, ताकि जो नीचे से एयर ऊपर की ओर जा रहा है बिकॉज ऑफ लो प्रेशर, वो ऊपर की ओर उठते रहना चाहिए, है ना, उसको सिंक नहीं करना चाहिए। सिंक करेगा तो क्या होगा, फिर हाई प्रेशर जोन डेवलप करने लगेगा। तो उस तरह से असेंडिंग एयर को वो इन्हेंस करे और ऊपर उठने के लिए। फोर्थ इज कोरियोलिस फोर्स। बोला जहां पे साइक्लोन बनेगा वहां पे कोरियोलिस फोर्स होना जरूरी है, क्योंकि कोरियोलिस फोर्स क्या करता है, एयर को रोटेट कराता है ना। तो जब तक रोटेशन नहीं होगा तब तक साइक्लोन का फॉर्मेशन होगा नहीं। तो जहां पे कोरियोलिस फोर्स इफेक्टिव होगा वहां पे ही साइक्लोन का डेवलपमेंट होगा। तो बोल रहा है द कोरियोलिस इफेक्ट काउज्ड बाय अर्थ रोटेशन इज नेसेसरी टू इंड्यूस रोटेशन इन द स्टॉर्म सिस्टम। इट डिफ्लेक्ट्स विंड टू राइट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द लेफ्ट इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। हम लोग जानते हैं कोरियोलिस फोर्स के बारे में पढ़े हैं। कोरियोलिस फोर्स क्या करता है, विंड को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट की तरफ मूव कराता है और साउदर्न हेमिस्फीयर में उसको लेफ्ट की तरफ मूव कराता है। बिकॉज द कोरियोलिस इफेक्ट इज वीकेस्ट नियर द इक्वेटर, साइक्लोन्स रेयरली फॉर्म विद इन 5 डिग्री लैटिट्यूड ऑफ इट। इसका मतलब क्या है कि इक्वेटर पे कोरियोलिस फोर्स 0 होता है ना, और धीरे धीरे जैसे इक्वेटर से हम लोग ऊपर या नीचे जाते हैं 90 डिग्री की ओर, तो कोरियोलिस फोर्स का इफेक्ट बढ़ता जाता है। इसका मतलब बोल रहा है कि 5 डिग्री लैटिट्यूड मीन्स नॉर्थ लैटिट्यूड और साउथ लैटिट्यूड, यदि ये इक्वेटर है तो इसका 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ इस जोन में ये बोल रहा है कि यहाँ पे साइक्लोन का फॉर्मेशन नहीं होगा, बिकॉज कोरियोलिस फोर्स यहाँ पे वीकेस्ट होता है। ठीक। नेक्स्ट इज लो वर्टिकल विंड शेयर। बोल रहा है कि यदि बिकॉज ऑफ लो प्रेशर एयर का मूवमेंट अपवर्ड होता है, तो अपवर्ड मूवमेंट जो है उस मूवमेंट को वर्टिकल शेयर नहीं होना चाहिए, मीन्स एयर का शेयरिंग नहीं होना चाहिए, है ना। तो बोल रहा है वर्टिकल विंड शेयर रेफर्स टू द चेंज इन विंड स्पीड एंड डायरेक्शन बिटवीन लोअर एंड अपर एटमॉस्फेरिक लेवल्स। लो विंड शेयर हेल्प्स मेंटेन द साइक्लोन्स स्ट्रक्चर एंड व्हाइल हाई शेयर डिस्टर्ब दिस। इसका मतलब क्या है कि शेयर तो होना ही नहीं चाहिए, मीन्स वर्टिकल शेयर, विंड का वर्टिकल मूवमेंट का शेयर नहीं होना चाहिए। कुछ और दिया हुआ है, साइक्लोन का प्रेशर सिस्टम की बात कर रहा है कि साइक्लोन के टाइम में क्या होता है, सेंटर पे साइक्लोन यदि इस तरह से बन रहा है ना, तो सेंटर पे लो प्रेशर होता है, वही बोल रहा है। और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज और साउदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज, जो हम लोग अभी ऊपर पढ़े हैं, है ना। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है साइक्लोन, और साउदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज। एंटी साइक्लोन क्या है, साइक्लोन का जस्ट उल्टा है, मीन्स एंटी साइक्लोन में क्या होगा, अब सेंटर में हाई प्रेशर रहेगा और जस्ट इसका अपोजिट मूव करेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा साइक्लोन के बारे में देखते हैं, स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो साइक्लोन के सबसे सेंटर में आई होता है ना। तो ये बोल रहा है कि एज द सिस्टम मैच्योर्स ए वेल डिफाइंड सेंटर्स नोन एज द आई फॉर्म्स, है ना। एक सेंटर फॉर्म होता है सेंटर में, ये पूरा क्या है, ये पूरा क्या है, आई है ना, वेल डिफाइंड सेंटर है, और ये इसी के चारों ओर एयर जो है रोटेट हो रहा है। ठीक है, आई के चारों ओर एयर जो है रोटेट हो रहा है। इट इज ए काम क्लियर रीजन एट द साइक्लोन सेंटर्स। साइक्लोन के सेंटर में क्या काम रीजन है, मीन्स यहाँ पे एयर का फीलिंग, यदि हम कोई आदमी आई में खड़ा है तो उसको फील ही नहीं होगा कि एयर का रोटेशन हो रहा है, एकदम काम सेंटर है ना, वहाँ पे कुछ भी एयर का डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा है। लेकिन इसके चारों ओर हाई वोल्टेज ड्रामा है ना, हाई वोल्टेज डिस्टर्बेंस है। सराउंडेड बाय द आई वॉल, जो ये है, ये पूरा आई वॉल है ना।
ए रिंग ऑफ टॉवरिंग थंडरस्टॉर्म्स प्रोड्यूसिंग द स्ट्रॉन्गेस्ट विंड एंड हैवीएस्ट रेनफॉल। मीन्स आई वॉल में स्ट्रॉन्गेस्ट विंड होगा, जो हम लोग देखते हैं साइक्लोन आता है बहुत तेजी से हवा चलता है, यहाँ पे वो आई वॉल वाला रीजन है और यहीं पर सबसे तेज बारिश भी होगा। ठीक, पैटर्न क्या है एयर सर्कुलेशन का, तो बोल रहा है एयर स्पाइरल्स इनवर्ड एट द सरफेस टुवर्ड द लो प्रेशर सेंटर। मीन्स क्या बोल रहा है, इसमें हम देख सकते हैं ये लो प्रेशर सेंटर है आई, इसके चारों और एयर जो है अंदर की ओर मूव करने की कोशिश कर रहा है ना। इट राइजेज रैपिडली नियर द आई वॉल, और जब अंदर की ओर मूव करेगा तो धीरे 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 वो ऊपर उठेगा आई वॉल के सहारे, है ना। ये पूरा आई वॉल है, इसके साथ ऊपर की ओर उठेगा। एट हायर एल्टीट्यूड एयर फ्लोज आउटवर्ड्स एंड कंप्लीटिंग द सर्कुलर मोशन। फिर आई वॉल से जो जब ऊपर उठेगा एयर, तो जब हायर एल्टीट्यूड में जाएगा, मीन्स ट्रोपोस्फेयर के अपर टॉप मोस्ट पोजिशन में पहुंचेगा, जिसको बोलते हैं ट्रोपोपाउज, वहां पे क्या होगा वो डाइवर्ट हो जाएगा, इसको बोलते हैं आउटफ्लो। और फिर एयर क्या होगा धीरे धीरे नीचे की ओर आएगा, और फिर ये एयर इसमें आएगा, है ना, फिर ये एयर इसमें आएगा। तो क्या करेगा, पूरा एक साइकिल क्रिएट करेगा। बोल रहा है सर्कुलर मोशन कंप्लीट करने में वो हेल्प करेगा। क्लियर। तो अभी हम लोग पढ़े कि मोन्था जो है साइक्लोन, वो क्या है, सीवियर साइक्लोन है। तो हम लोग कैसे जानेंगे कौन सा सीवियर साइक्लोन है, कौन सा सुपर साइक्लोन है, उसके लिए क्लासिफिकेशन है। तो दो तरह से क्लासिफिकेशन होता है, बेस्ड ऑन मैक्सिमम सस्टेन्ड विंड स्पीड एंड सेंट्रल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मीन्स आई में कितना प्रेशर है, वो लो प्रेशर रहेगा उसके बेसिस पे, और विंड का स्पीड क्या है उसके बेसिस पे। तो विंड के स्पीड के हिसाब से सबसे शुरू में जनरेट होता है, क्रिएट होता है डिप्रेशन, जो कि एकदम लो साइक्लोन, मतलब लोअर इंटेंसिटी का साइक्लोन क्रिएट करता है डिप्रेशन के टाइम में, और उसका वहाँ पे विंड स्पीड होता है लगभग 30 to 50 किलोमीटर पर आवर। फिर वो डिप्रेशन जो है और इंटेंसिफाई होता है, तो कन्वर्ट होता है डीप डिप्रेशन में, और डीप डिप्रेशन का स्पीड और बढ़ जाता है 50 to 60 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद डीप डिप्रेशन से जब और ज़्यादा इंटेंसिफाई होगा तो उसको बोलेंगे साइक्लोनिक स्टॉर्म। क्या बोलेंगे, साइक्लोनिक स्टॉर्म, और उसका स्पीड होगा लगभग 60 to 90 किलोमीटर पर आवर। सीवियर और जब और इंटेंसिफाई होगा तो सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म लगभग 90 to 120 किलोमीटर। फिर वेरी सीवियर, फिर एक्सट्रीमली सीवियर एंड सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म लगभग ग्रेटर देन कितना हो जाएगा 222 किलोमीटर पर आवर। तो इस बेसिस पे क्लासिफिकेशन हुआ है। फिर हम लोग क्या करते हैं, इसका मेजरमेंट कैसे होता है, मेथड ऑफ मेजरमेंट क्या है। तो हम लोग देखेंगे सबसे पहले डेटा कलेक्शन होता है। कहाँ से, तो ग्राउंड बेस्ड वेदर स्टेशन है, बहुत जगह वेदर स्टेशन है ना डेवलप किया गया IMD के द्वारा, वहाँ से हम लोग डेटा कलेक्ट करते हैं। फिर सैटेलाइट्स का डेटा लेते हैं, सैटेलाइट फॉर लार्ज स्केल मॉनिटरिंग एंड एयरक्राफ्ट रिकॉग्नाइज मेनली इन द अटलांटिक ओशन में क्या एयरक्राफ्ट से भी हम लोग डेटा उठाते हैं ना, मेजर करते हैं। सैटेलाइट का और क्या रोल है, तो इंफ्रारेड इमेजिंग एस्टिमेट्स क्लाउड टॉप टेम्परेचर। अब सैटेलाइट क्या है, क्लाउड के ऊपर है, तो क्लाउड के टॉप में कितना टेम्परेचर है वो सैटेलाइट हमें बताता है। विजिबल एंड माइक्रोवेव सेंसर्स रिवील स्टॉर्म स्ट्रक्चर, रेनफॉल पैटर्न एंड आई फॉर्मेशन, ये सब सैटेलाइट के हेल्प से हमें सारा इंफॉर्मेशन मिलता है। इन द इंडियन ओशियन सैटेलाइट एंड बॉय डेटा आर द मेन सोर्स ड्यू टू लिमिटेड एयरक्राफ्ट सर्विलेंस। क्यों है लिमिटेड इंडियन ओशियन में, क्योंकि यहाँ पे डेवलप्ड कंट्री नहीं है ना, सारे डेवलपिंग नेशन है, तो एयरक्राफ्ट सर्विलेंस नहीं हो पाता। लेकिन अटलांटिक ओशन में क्यों है, क्योंकि वहाँ पे अमेरिका है एक साइड, दूसरे साइड ब्रिटेन है, फ्रांस है, जर्मनी है ना, सारा एयरक्राफ्ट सर्विलेंस कर रहा है। फिर बोला एयरक्राफ्ट रिकनेसेंस हरिकेन हंटर्स, इसका नाम है, यूज्ड मेनली इन द नॉर्दर्न अटलांटिक रीजन। मैंने बताया सारा नॉर्दर्न अटलांटिक रीजन क्या है, एडवांस कंट्री से घिरा हुआ है। स्पेशलाइज्ड एयरक्राफ्ट फ्लाई इनटू द साइक्लोन टू रिकॉर्ड विंड स्पीड, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, सारे को रिकॉर्ड कर रहा है। लेकिन इतने सारे होते हुए भी, इतना सारा डेटा को हम लोग गैदर कर रहे हैं, फिर भी साइक्लोन फोरकास्टिंग में चैलेंजेस क्यों हैं, है ना। तो बोल रहा है कि फोरकास्टिंग साइक्लोन पाथ एंड इंटेंसिटी इज कॉम्प्लेक्स बिकॉज रैपिडली चेंजिंग एटमॉस्फेरिक कंडीशन। साइक्लोन के टाइम में क्या होता है, एटमॉस्फेरिक कंडीशन रैपिडली चेंज होता है। दूसरा, सेंसिटिविटी ऑफ मॉडल्स टू स्मॉल एरर इन इनिशियल डेटा एंड अनसर्टेनिटी इन ओशियन एटमॉस्फेरिक इंटरेक्शन। दूसरा और क्या है, यूज ऑफ न्यूमेरिकल वेदर मॉडल्स।
एडवांस न्यूमेरिकल वेदर प्रिडिक्शन मॉडल्स simulate global and regional atmospheric condition. These models integrate large data sets from satellites, radar system, जितना जहाँ से भी डेटा ला रहे हैं सबको इंटीग्रेट करता है। तो उस इंटीग्रेशन में यदि थोड़ा थोड़ा भी मिस्टेक होगा तो लार्ज मिस्टेक निकल के आता है बाहर। लेकिन इंप्रूवमेंट इन फोरकास्टिंग क्या हो रहा है, तो अभी हम लोग कंप्यूटर से फोरकास्टिंग कर रहे हैं। तो कंप्यूटर क्या है, सुपर कंप्यूटर लगा हुआ है। सुपर कंप्यूटर क्या है, बहुत फास्ट कैलकुलेशन करके दे रहा है। रिमोट सेंसिंग का ये टेक्नोलॉजी अवेलेबल है हमारे पास, और डेटा एसिमुलेशन टेक्निक हमारे पास है। तो इतना कैपेबिलिटी होते हुए अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, फोरकास्टिंग कैपेबिलिटी हम लोग का पूरे वर्ल्ड में क्या है, तो लगभग 3 से 5 दिन का बिफोर फोरकास्टिंग करते हैं ना, 5 दिन पहले तक का फोरकास्टिंग करते हैं। यदि 5 दिन पहले का फोरकास्टिंग करके दे पा रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि यदि उसके कारण कुछ भी डिजास्टर हो रहा है तो डिजास्टर मैनेजमेंट में हेल्पफुल होगा, प्रिपेयर्डनेस में हेल्पफुल होगा। तो ये बोल रहा है कि मॉडर्न मेट्रोलॉजिकल एजेंसी कैन प्रिडिक्ट साइक्लोन ट्रैक्स 3 to 5 days इन एडवांस विद रीजनेबल प्रिसीजन, है ना, मतलब अच्छा खासा प्रिसीजन के साथ वो फोरकास्टिंग दे रहा है। दिस हैज इनहांस्ड डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम। चलो, आफ्टर कंप्लीटिंग फर्स्ट टॉपिक, दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू, फटाफट सॉल्व करते हैं। आते हैं फर्स्ट ऑप्शन पे, दे फॉर्म ओनली ओवर रीजन्स वेयर सी सरफेस टेम्परेचर एक्सीड 26.5 डिग्री सेंटीग्रेड, ये तो सही है। सेकेंड इज द कोरियोलिस फोर्स इज एसेंशियल फॉर देयर फॉर्मेशन, ये भी सही है। एंड थर्ड इज हाई वर्टिकल विंड शेयर हेल्प इन इंटेंसिफाई, ये गलत है ना, 3 इज रॉन्ग। हाँ तो डेप्थ नहीं दिया, क्या हो गया, मतलब ये कंडीशन तो फुलफिल हो रहा है ना, तो वो तो सही है। थर्ड इज रॉन्ग बिकॉज वर्टिकल विंड शेयर नहीं होना चाहिए, यहाँ पे बोल रहा है हाई वर्टिकल विंड शेयर, है ना, इसलिए ये गलत हो जाता है। तो 3 इज रॉन्ग, इट मीन्स ए इज करेक्ट। ठीक, नेक्स्ट इज सेकेंड आर्टिकल है ट्रेड डील के बारे में। तो ट्रम्प का स्टेटमेंट आया है कि यूएस इज डूइंग ए ट्रेड डील विद इंडिया, सेज ट्रम्प। तो ट्रम्प का स्टेटमेंट है कि हम इंडिया से ट्रेड डील कर रहे हैं, और ये स्टेटमेंट कहाँ आया है, क्या ट्रेड डील हो रहा है वो बाद में, है ना, क्या डेवलपमेंट होगा हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। अभी ट्रेड डील हुआ नहीं है, लेकिन ये प्रोसेस में है, यदि होगा तो हम लोग यहाँ पे फिर से डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये स्टेटमेंट आया कहाँ पे, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली ट्रम्प जो है एपेक के मीटिंग में गए हुए हैं, है ना, साउथ ईस्ट एशिया में, वहाँ पे उस मीटिंग में इनका स्टेटमेंट आया है। तो अब एपेक हमारे लिए क्या होता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ट्रम्प मेड दिस कमेंट्स ड्यूरिंग हिज एड्रेस एट द एपेक एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन सीईओ समिट हेल्ड इन, कहाँ, ग्योंगजू, साउथ कोरिया। साउथ कोरिया में हो रहा है एपेक का मीटिंग, वहाँ पे इनका स्टेटमेंट आया है। तो हम लोग एपेक के बारे में जानेंगे। तो एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन है क्या, तो इनका फॉर्मेशन हुआ था 1989 में फॉर रीजनल इकोनॉमिक फोरम, किस लिए, फॉर लिवरेजिंग द ग्रोइंग इंडिपेंडेंस ऑफ एशिया पैसिफिक रीजन एंड क्रिएट ग्रेटर प्रोस्पेरिटी थ्रू रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। एक्चुअली एपेक जो है पूरा क्या है, ट्रेड के लिए हुआ है ना, इकोनॉमिक ट्रेड के लिए, इकोनॉमिक ट्रेड को बूस्ट करने के लिए ये एपेक बनाया गया था 1989 में। और वो किसके बीच में, तो पैसिफिक ओशियन के दोनों साइड जो कंट्री हैं, पैसिफिक ओशियन के एक साइड में अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, और दूसरे साइड में क्या है, चाइना, जापान, ये सब साउथ एशियन कंट्री सारा है। उन दोनों के बीच में रिलेशन को स्ट्रेंथन करने के लिए एपेक बनाया गया था। क्या कर रहा है, इट फोकस ऑन ट्रेड एंड इकोनॉमिक इशू रेदर देन पॉलिटिकल और सिक्योरिटी कंसर्न। सिर्फ इकोनॉमिक इशू के बारे में बात कर रहा है, ट्रेड के बारे में बात कर रहा है, पॉलिटिकल और सिक्योरिटी कंसर्न से इसको कोई मतलब नहीं। सॉरी, इट रिफर्स टू इट्स मेंबर एज इकोनॉमीज इंस्टेड ऑफ कंट्रीज। जितने भी मेंबर हैं उनको कंट्रीज नहीं बोल के ये क्या बोलता है, इकोनॉमीज। क्यों, क्योंकि इसमें हांगकांग और ताइवान भी है।
हम जानते हैं हांगकांग क्या है, एक अलग कंट्री नहीं है। हांगकांग क्या है, चाइना का एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया है। वैसे ही ताइवान अपने आप को बोलता है कि हम अलग कंट्री हैं, लेकिन चाइना बोलता है वो हमारा पार्ट है। तो इस झमेले में नहीं पड़ के, ठीक है, इस कॉन्फ्लिक्ट में नहीं पड़ के, इसलिए उसको कंट्री नहीं बोल के इकोनॉमी बोलते हैं, ठीक है। नेचर ऑफ फंक्शनिंग क्या है, तो डिसीजन आर बेस्ड ऑन कंसेंसस एंड वॉलंटरी कमिटमेंट। जो भी डिसीजन होगा वो सारे कंट्री मिलके कंसेंसस से लेगी, और जो भी डिसीजन होगा वो नॉन बाइंडिंग होगा, मतलब किसी को परफॉर्म करेगा ही करे ऐसा नहीं है ना, किसी के ऊपर बाइंडिंग नहीं है। टोटल मेंबर कितने हैं, 21। और क्राइटेरिया मेंबर बनने के लिए क्या है, तो मस्ट बी एन इंडिपेंडेंट इकोनॉमिक एंटिटी। इकोनॉमिक एंटिटी होना चाहिए, सॉवरेन स्टेट होने की जरूरत नहीं है। अभी हम लोग देखे कि सॉवरेन कंट्री होने की जरूरत नहीं है, जैसे ताइवान एंड हांगकांग, सिर्फ आप इकोनॉमिक एंटिटी रहिए, आप उसका मेंबर हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम इस ड्राइंग में देख सकते हैं, है ना, इन्फोग्राफिक्स में देख सकते हैं उसका मेंबर कंट्री, सारे इसके मेंबर कंट्री दिए हुए हैं। 1989 में शुरू में कौन थे, फिर ऐड होते गए, ठीक है। तो अभी टोटल 21 मेंबर कंट्री का नाम यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग देख लेना एक बार। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो प्रमोट फ्री एंड ओपन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट अक्रॉस द एशिया पैसिफिक रीजन। हम लोग देखे ये पूरा, ये कौन सा है, पैसिफिक है ना, पैसिफिक ओशियन। तो दोनों साइड, इधर क्या है एशियन कंट्री और इधर पैसिफिक कंट्री, तो दोनों के बीच में क्या है, ट्रेड रिलेशन को बूस्ट करने के लिए ये सब काम हो रहा है। इनहेंस रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन एंड इनकरेज इकोनॉमिक एंड टेक्निकल कोऑपरेशन अमंग द मेंबर, फैसिलिटेट अ फेवरेबल एंड सस्टेनेबल बिजनेस इन्वायरमेंट बिटवीन बोथ, है ना, सारे कंट्री के बीच में। 1991 में सियोल डिक्लेरेशन हुआ था, उसमें क्या बोला था कि एपेक मेंबर एग्री टू क्रिएट ए लिबरलाइज्ड फ्री ट्रेड एरिया अराउंड द पैसिफिक रिम। तो उस एग्रीमेंट डिक्लेरेशन से क्या क्या अचीव हुआ उसका बारे में बात कर रहा है कि लॉ ट्रेड बैरियर्स, जितने भी कंट्रीज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो सारे कंट्री जो है ट्रेड बैरियर्स को कम किए हैं। एडवांस्ड इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन एंड इनहांस्ड सप्लाई चेन कनेक्टिविटी। सिग्निफिकेंस क्यों है, एपेक इतना सिग्निफिकेंट क्यों है, तो ये बोल रहा है कि लगभग ग्लोबल जीडीपी का एपेक जो है सिर्फ 62% होल्ड करता है ना। 62% ऑफ ग्लोबल जीडीपी एपेक का जो कंट्री है वो होल्ड कर रहा है, प्लस और क्या है, एंड नियरली हाफ ऑफ द ग्लोबल ट्रेड, मींस मतलब मोर देन 50% जो है, अबाउट 50% ग्लोबल ट्रेड को होल्ड कर रहा है कौन, एपेक कंट्री। इनकरेज रीजनल इंटीग्रेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म फॉर पॉलिसी डायलॉग। अभी क्या है, सारे लोग वहां जुटे हुए हैं तो पॉलिसी डायलॉग होगा, प्लेटफॉर्म है वहां पे, रूल एंड रेगुलेशन डिक्लेयर करने का, है ना, स्ट्रेंथन करने का। स्ट्रेंथन्स द मल्टीलेटरल ट्रेडिंग सिस्टम। इंडिया इज नॉट ए मेंबर ऑफ एपेक, पहले ये ध्यान में रखना है। लेकिन एपेक जो है इंडिया के लिए क्यों जरूरी है और इंडिया का इंटरेस्ट क्यों है एपेक में, ये हम देखते हैं। तो इंडिया हैज ऑब्जर्वर स्टेटस एंड फॉर्मली अप्लाइड फॉर मेंबरशिप इन 1991 में। 1991 में इंडिया अप्लाई किया था मेंबरशिप के लिए, लेकिन अभी तक उसको मेंबरशिप नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला है, तो सबसे पहले ज्योग्राफिकल प्रोक्सिमिटी। तो हाँ, पहले हम ये देखते हैं कि इंडिया का इंटरेस्ट क्यों है एपेक का मेंबर होने में। तो सबसे पहले बोल रहा है ज्योग्राफिकल प्रोक्सिमिटी है एशिया पैसिफिक का। हम लोग यहाँ देख सकते हैं इस मैप में कि यहाँ पे इंडिया है ना, प्रोक्सिमिटी है, नजदीक है। नेक्स्ट इज रैपिडली ग्रोइंग इकोनॉमी, इंडिया बहुत, है ना, वेरी फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। थर्ड इज सपोर्ट फॉर इंडिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी, हमारा एक पॉलिसी है इंडियन गवर्नमेंट का एक्ट ईस्ट पॉलिसी, कि हमारे ईस्ट में जितने भी कंट्री हैं उसको हम लोग क्या है, प्रोएक्टिवली डील करेंगे, उससे अच्छा रिलेशन रखेंगे। तो ये सब सारे कंट्री क्या है, हमारे ईस्ट में है। तो हमारा तीनों जो है एजेंडा है उसको फुलफिल करता है एपेक। और क्या है, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ एपेक, जैसा हमने देखा कि 60% ऑफ ग्लोबल जीडीपी है, तो इंडिया भी पार्टिसिपेट कर रही है, करना चाहती है कि उतना बड़ा, है ना, ए लार्ज अमाउंट ऑफ जीडीपी क्या अपहोल्ड कर रहा है एपेक, तो उसमें हमें भी पार्टिसिपेट करना चाहिए। दूसरा क्या है, इंडिया का एक गोल है कि हमें $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, अभी कितना है, लगभग 3 पॉइंट समथिंग ट्रिलियन इकोनॉमी का हम डॉलर इकोनॉमी है इंडिया। हमको बहुत जल्दी अचीव करना है $5 ट्रिलियन का गोल। उसके लिए हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए
और उस $5 ट्रिलियन में $1 ट्रिलियन इन्वेस्टमेंट चाहिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर में, ठीक है। और वो इन्वेस्टमेंट कहाँ से मिलेगा? इन सारे कंट्री से, इसलिए हम लोग इंटरेस्टेड हैं कि वहाँ उसका मेंबरशिप मिले। तो यहाँ बोल रहा है कि इंडिया एस्पायर्स टू बिकम ए 5 ट्रिलियन इकोनॉमी नीडिंग $1 ट्रिलियन इन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट एंड एशिया पैसिफिक नेशन कैन प्रोवाइड कैपिटल इनफ्लोज। और क्या स्ट्रेटेजिक फिट? मेंबरशिप कॉम्प्लीमेंट्स इंडिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी, अभी हम लोग देखे है ना, तो हमारा स्ट्रेटेजिक फिट भी है। नेक्स्ट इज ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन, हम लोग अपने एक्सपोर्ट बास्केट को बढ़ा सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं, इंपोर्ट बास्केट को भी बढ़ा सकते हैं। यदि हम इन सारी कंट्रीज से है ना ट्रेड डील करें तो हम लोग इन सारी कंट्री में ट्रेड अपना एक्सपोर्ट कर सकते हैं, वहाँ से इंपोर्ट भी कर सकते हैं। मीन्स क्या है, हमारा एरिया डाइवर्सिफाई हो सकता है। लेकिन इंडिया को अभी तक मेंबरशिप क्यों नहीं मिला है? तो फर्स्ट इज परसेप्शन ऑफ प्रोटेक्शनिज्म, है ना। क्या है ये? अपेक कंट्री का मानना है कि इंडिया जो है कुछ कुछ ट्रेड बैरियर लगाती है ना, इंडियन गवर्नमेंट ट्रेड बैरियर लगाती है जो कि अपने प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है। तो ये बोला सम मेंबर्स व्यूड इंडिया ट्रेड एंड टैरिफ पॉलिसी एज प्रोटेक्शनिस्ट, है ना, एंड नॉट इन लाइन विद द अपेक्स ट्रेड लिबरलाइजेशन गोल। दूसरा क्या है? इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कंसर्न, बोला कि इंडिया में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म हो रहे हैं लेकिन इट इज वेरी स्लो। तो बोला क्रिटिक्स साइटेड स्लो पेस ऑफ रिफॉर्म एंड लिमिटेड WTO एंगेजमेंट। मेंबरशिप फ्रीज, और क्या है कि एक मॉरेटोरियम साइन हुआ था, उसमें बोला गया था कि कोई भी नया मेंबर 1997 से लेकर 2012 तक कोई भी नया मेंबर शामिल नहीं किया जाएगा। उसके कारण भी डिले हुआ है इंडिया का मेंबरशिप में। और कंसेंसस रिक्वायरमेंट, जो भी मेंबर बनेगा एपेक का उसमें सारे कंट्री का कंसेंसस होना जरूरी है। तो सारे कंट्री का कंसेंसस नहीं हो रहा है, कुछ कंट्री अगेंस्ट में जा रही है, इंडिया का मेंबरशिप के अगेंस्ट में जा रही है, वीटो लगा रही है, उसके कारण भी इंडिया का मेंबरशिप नहीं मिला है। तो एडमिशन रिक्वायर्स यूनानिमस अप्रूवल एंड सम मेंबर्स अपॉइंट इंडियाज एंट्री। ठीक, चलो नाउ इट्स योर टाइम टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सेकंड पे आते हैं डायरेक्ट। ओनली सॉवरेन स्टेट कैन बिकम मेंबर ऑफ एपेक। नहीं है, स्टेट सॉवरेन स्टेट होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इकोनॉमिक पार्टनर होना चाहिए। नेक्स्ट इज इंडिया इज फाउंडिंग मेंबर। नहीं है, इंडिया अभी तक मेंबर नहीं है, तो 2, 3 इज रॉन्ग, इट मीन्स 1 and 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट आर्टिकल इज इंडिया चाइना होल्ड फ्रेश राउंड ऑफ टॉक्स ऑन द बॉर्डर पीस। ठीक है, तो एक्चुअली क्या है, हम लोग इंडिया और चाइना के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट है बहुत सारे जगहों पे। तो उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए बीच बीच में पीस मीटिंग होते रहता है बिटवीन इंडियन एंड चाइना के बीच में, है ना। तो अभी हुआ है, अभी हम लोग देखते हैं कहाँ पे हुआ है और क्यों वो प्लेस इंपॉर्टेंट है। कुछ कुछ प्लेस का नाम और जानेंगे जो हर समय न्यूज में रहता है, वो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्या कह रहा है, फ्रेश राउंड ऑफ टॉक्स हेल्ड, द इंडियन एंड चाइनीज मिलिट्रीज conducted a new round of high level discussion aimed at maintaining peace and stability along the line of actual control। line of actual control किसके बीच में है? इंडिया और चाइना के बीच में, है ना। और इंडिया और पाकिस्तान के बीच में LOC, है ना, लाइन ऑफ कंट्रोल। दिस मार्क्स एज अ कंटिन्यूएशन ऑफ डायलॉग बिटवीन द टू नेशंस टू मैनेज बॉर्डर टेंशन। तो ये हुआ कहाँ है? इस बार हुआ है चुशुल मोल्दो बॉर्डर। चुशुल मोल्दो बॉर्डर कहाँ है? लद्दाख में, है ना। एक एरिया है जहाँ पे दोनों के बीच में ये मीटिंग चल रहा था, और ये मीटिंग पॉइंट है अलोंग द LOC, है ना, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। इससे पहले भी हुआ है, अभी चुशुल मोल्दो बॉर्डर में हुआ है, इससे पहले भी हुआ है। कहाँ पे? तो किबितु कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। बुमला पास कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। नाथुला पास कहाँ है? सिक्किम में। एंड दौलत बेग ओल्डी कहाँ है? लद्दाख में, है ना। तो यहाँ से हम देख सकते हैं ये जितना भी रेड शेडो रीजन है, ये सब क्या है? डिस्प्यूटेड रीजन है बिटवीन इंडिया एंड चाइना, और इंडिया चाइना का बॉर्डर है ना। तो यहाँ हम देख सकते हैं, ये देखो अक्साई चीन वाला रीजन ऑलरेडी, ये जो हाइज पोर्शन है ऑलरेडी चाइना जो है इस पे ऑक्यूपाई किया हुआ है, लेकिन इंडिया क्लेम करती है कि ये इंडिया का पार्ट है। ठीक,
सेम चीज यहाँ पे अरुणाचल और उत्तराखंड का बॉर्डर है, फिर इधर पूरा अरुणाचल प्रदेश और यहाँ पे सिक्किम। ठीक, तो बस यही 4 लोकेशन 5 लोकेशन याद रखना था, वो लोकेशन इंपॉर्टेंट था इसलिए इसको न्यूज में लिया गया था। सो बेस्ड ऑन दीज लोकेशन बताइए आंसर इसका। हाँ, किबुतु कहाँ है? किबुतु इज रॉन्ग, इट इज नॉट इन सिक्किम, इट इज इन अरुणाचल, है ना। जब ये अरुणाचल में है तो 2 गलत हो जाता है, मीन्स 2 इज रॉन्ग, इट मीन्स ए इज करेक्ट, बाकी सब सही है। ठीक है, चलो दिस इज द लास्ट आर्टिकल ऑफ द डे दैट इज रिलेटेड टू हैरिकेन मेलिसा। कहाँ पे है, कहाँ आया हुआ है हैरिकेन मेलिसा? अटलांटिक ओशियन में, है ना। अटलांटिक ओशियन में, खास करके कैरेबियन आइलैंड में आया हुआ है और बहुत सीवियर इंटेंस हरिकेन है। हरिकेन अभी हम लोग पढ़े, हरिकेन किसको बोलते हैं? साइक्लोन को। और साइक्लोन नदी पैसिफिक अटलांटिक ओशियन में आता है या तो ईस्ट पैसिफिक ओशियन में, उसको बोलते हैं हरिकेन। अभी हम लोग देखे ऊपर में, है ना। तो वही हरिकेन का बात कर रहा है, उसका नाम है मेलिसा। वही बोल रहा है कि हरिकेन मेलिसा है बिस्ट एमोंग ए स्ट्रिंग ऑफ मॉन्स्टर अटलांटिक स्टॉर्म। अटलांटिक में आया हुआ है स्टॉर्म और ये बहुत सीवियर स्टॉर्म है, इसलिए इसके बारे में डिस्कशन हो रहा है। तो बोल रहा है हरिकेन मेलिसा स्टक जमाइका ऑन अक्टूबर 28 विद रिकॉर्ड टाइम विंड ऑफ 296 किलोमीटर पर आवर। सीवियर साइक्लोन कितने पे था? सुपर साइक्लोन कितने पे था? 222 पे हाईएस्ट, और ये कहाँ गया है? 296 किलोमीटर पर आवर। सोच लो, मतलब सुपर साइक्लोन से भी ऊपर जा रहा है ना। जमाइका कहाँ है? एनीवन? जमाइका, हाँ, वेस्ट इंडीज के आसपास, वेस्ट जो भी कैरेबियन आइलैंड है जमाइका, अभी जहां से ये आते हैं क्रिसगेल के नाम सुने हो? हाँ, वहीं से आता है। तो इट स्टूड आउट इवन अमंग द न्यूमरस पावरफुल स्टॉर्म ऑफ द पास्ट डिकेड इन ए सुपर हीटेड अटलांटिक ओशियन। साइंटिस्ट डिस्क्राइब इट एज एन एक्सट्रीमली इंटेंस एंड अनयूजुअल स्टॉर्म ड्यू टू इट्स रैपिड डेवलपमेंट एंड रेजिलियंस। क्या बोल रहा है कि इसका डेवलपमेंट इतना रैपिड हुआ है कि बोल रहा है कि और इतना इंटेंस हुआ है कि मतलब इसको डिस्क्राइब करना मुश्किल है ना। इतना ज़्यादा इंटेंसिफाई हुआ है, इतना तेजी में इंटेंसिफाई हुआ है। तो उसके बारे में बताया कितना तेजी में, किस फेज में और कितना फास्ट वो इंटेंसिफिकेशन हुआ है। बोल रहा है इन रिसेंट ईयर मोर हैरिकेन्स हैव बीन अंडरगोइंग रैपिड इंटेंसिफिकेशन। मतलब जितने भी हैरिकेन्स डेवलप हो रहे हैं स्पेसिफिकली इन द अटलांटिक ओशियन, वहाँ पर रैपिड इंटेंसिफिकेशन हो रहा है। क्यों? इसका मतलब क्या है कि अटलांटिक ओशियन वार्म हो रहा है धीरे धीरे, है ना। अटलांटिक ओशियन का वाटर जो है वार्म हो रहा है इन द रैपिड फॉर्म। तो रैपिड इंटेंसिफिकेशन क्या है? तो डिफाइंड एज एन इंक्रीज ऑफ 56 किलोमीटर पर आवर और मोर इन विंड स्पीड विद इन 24 आवर। अधिक कोई भी साइक्लोन डेवलप होता है और 24 आवर में 56 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से उसका स्पीड बढ़ जाता है। इसका मतलब क्या? इंटेंसिफिकेशन रैपिड है ना। हरिकेन मेलिसा एक्सीडेड दिस बेंचमार्क ड्रामेटिकली अंडरगोइंग एक्सट्रीम रैपिड इंटेंसिफिकेशन। बोल रहा है कि इसको पार करते हुए 24 आवर में कितना होना चाहिए था? 56 किलोमीटर पर आवर, लेकिन 24 आवर में लगभग 92 किलोमीटर पर आवर को क्रॉस कर गया। इसका मतलब क्या है कि बहुत तेजी से इंटेंसिफिकेशन हुआ है। इन मेलिसाज केस द स्टॉर्म स्ट्रेंथेंड बाय अबाउट 112 किलोमीटर इन ए सिंगल डे, है ना। वही बोल रहा है कि 92 किलोमीटर पर आवर से लेकर 112 किलोमीटर पर आवर हो गया इन ए सिंगल डे, मीन 24 आवर के अंदर। और अटेंड किया कितना? लास्टली 280 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसका मतलब बहुत ज्यादा स्पीड हो गया विंड का। तो ऐसा हो क्यों रहा है? इतना ज्यादा रैपिड इंटेंसिफिकेशन क्यों हो रहा है? तो उसका कारण है कि वार्म ओशियन वाटर एक्ट एज द फ्यूल फॉर हैरिकेन्स। अभी हम लोग पढ़े साइक्लोन में भी कि साइक्लोन का डेवलपमेंट क्यों होता है, उसका कंडीशन क्या है। तो ओशन वाटर वार्म होना चाहिए कितना? अबाउट 26.5 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। नेक्स्ट इज द हॉटर एंड डीपर द वार्म वाटर लेयर द मोर एनर्जी ए हैरिकेन कैन ड्रॉ। हम लोग देखे कि 26.5 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर होना चाहिए और कितना डेप्थ होना चाहिए? अबाउट 50 मीटर। इसका मतलब क्या है कि 50 मीटर से ज़्यादा होगा
और या 26.5 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा होगा तो क्या होगा, जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ता जाएगा और जितना डेप्थ बढ़ता जाएगा उतना हरिकेन या उतना साइक्लोन का इंटेंसिफिकेशन बढ़ता जाएगा, क्योंकि उसको एनर्जी मिलेगा, है ना, हीट मिलता रहेगा। क्या बोल रहा है, यूजुअली व्हेन अ स्टॉर्म लिंगर्स इन वन एरिया इट स्टीर्स अप कूलर वाटर फ्रॉम बिलो रिड्यूसिंग इट्स एनर्जी सप्लाई। बोल रहा है कि यूजुअली होता क्या है कि किसी एक एरिया में यदि साइक्लोन जो है स्टे करता है बहुत देर तक, तो जब स्टे करेगा तो क्या होगा, नीचे से अंडर वाटर जो ऊपर आएगा, और जब नीचे से पानी आएगा, समुद्र का पानी, ओशन वाटर नीचे से ऊपर की ओर आएगा, तो नीचे क्या होगा, कोल्ड वाटर रहता है, रिलेटिवली कूल रहता है। तो जब कूल वाटर ऊपर की ओर आएगा तो धीरे धीरे क्या होगा, साइक्लोन जो है डिसिपेट हो जाएगा, क्योंकि उसको एनर्जी मिलेगा नहीं। यूजुअली यही होता है। तो ये बोला स्टीर्स अप कूलर वाटर फ्रॉम द बिलो एंड रिड्यूसिंग इट्स एनर्जी सप्लाई। और जब एनर्जी सप्लाई रिड्यूस हो जाएगा तो क्या होगा, धीरे धीरे साइक्लोन खत्म हो जाएगा। लेकिन मेलिसा का केस में उल्टा हुआ है। क्या हुआ है, क्योंकि वार्म वाटर का पेनिट्रेशन बहुत डेप्थ तक था, है ना, और साइक्लोन जो है या हरिकेन जो है बहुत देर तक वहां पे स्टे रहा। स्टे रहने के बाद भी क्योंकि डेप्थ तक था तो कूलर वाटर ऊपर आ ही नहीं पाया। जब भी आया तो वार्म वाटर आया, और वार्म वाटर जब ऊपर आने लगा तो वो वार्म वाटर और एनर्जी प्रोवाइड करने लगा, है ना, साइक्लोन को। और जैसे जैसे वार्म वाटर और एनर्जी प्रोवाइड करता गया, साइक्लोन और इंटेंसिफाई होता गया। उसको घटना चाहिए था तो और बढ़ता गया उसका इंटेंसिटी। सेम चीज बोल रहा है, द स्टॉर्म साइट ओवर द सेम एरिया फॉर अ डे। स्टॉर्म क्या होगा, बहुत दिनों तक एक ही जगह पे बैठा रहा। एट द सी सरफेस टेम्परेचर रिमेंड हाई। बोल रहा है कि उल्टा होना चाहिए था, जब बैठेगा तो ठंडा होना चाहिए सी सरफेस टेम्परेचर, क्योंकि नीचे वाला पानी ऊपर आएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एंड प्रिवेंटिंग द यूजुअल कूलिंग इफेक्ट। उसके कारण क्या हुआ, यूजुअल कूलिंग इफेक्ट जो होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। तो एक साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट क्या है, मतलब मेट्रोलॉजिस्ट है, वो बोल रहे हैं, बर्नेट वुड्स प्लेकी बोलते हैं कि द स्टॉर्म हैड एक्सेस टू अनयूजुअली डीप एंड वार्म वाटर। जैसे हमने बताया अभी, उसका कारण ऐसा क्यों नहीं हुआ, जो यूजुअली होना चाहिए था वैसा नहीं हुआ। उसका कारण यह था कि वार्म वाटर क्या था, डीप था, बहुत ज़्यादा डीप, हो सकता है 100 मीटर, 150, 200 मीटर के आसपास होगा। तो यूजुअली डीप था और वार्म वाटर उसको एनर्जी प्रोवाइड करती रही, allowing it to continue strengthening without interruption। और उसके कारण क्या हुआ, सीवियर सुपर साइक्लोन क्रिएट हुआ। ठीक, याद रहेगा। चलो, बेस्ड ऑन दिस ये क्वेश्चन है आपके लिए। मतलब आज 2 टॉपिक था साइक्लोन से रिलेटेड। चलो शुरू से देखते हैं। रैपिड इंटेंसिफिकेशन ऑफ हरिकेन रिफर टू एन इंक्रीज इन विंड स्पीड। ये तो सही है ना। वार्म एंड डीप ओशियन वाटर्स कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द रैपिड स्ट्रेंथनिंग ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन। ऐसा नहीं है, वार्म एंड डीप ओशियन वाटर्स का, हाँ ये सही है ना, डीप ओशियन वाटर कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द रैपिड स्ट्रेंथनिंग, सही है। तो दूसरा भी सही है। थर्ड, प्रोलॉन्ग्ड प्रेजेंस ऑफ साइक्लोन ओवर वन रीजन यूजुअली रिड्यूस इट्स स्ट्रेंथ ड्यू टू ओशियन सरफेस कूलिंग, सही है भी, है ना, यूजुअली इसे होता है, लेकिन इसके केस में अलग हुआ है। तीसरा भी सही है। फोर्थ क्या है, इन द केस ऑफ हरिकेन मेलिसा डिस्पाइट रिमेनिंग ओवर द सेम एरिया फॉर सेवरल डेज द स्टॉर्म्स कंटिन्यू टू स्ट्रेंथन बिकॉज द सी सरफेस टेम्परेचर रिमेन अनयूजुअली हाई। ये भी सही है। तो इसका मतलब डी इज करेक्ट आंसर। सो इट्स ऑल फॉर टुडेज डिस्कशन। Thanks for watching guys, and we will meet tomorrow at the same times. So good night to all of you. Bye and good luck.